गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अजय चंद आज आपके सामने इम्यून सिस्टम की बाबत बात करने जा रहा हूं। और इससे पहले कि मैं इस कोर्स को इस लास्ट मॉड्यूल 6 द इम्यूनिटी को स्टार्ट करूं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं अपने ग्रेट लीडर, कंट्री हेड मिस्टर YT टैन सर का, जिन्होंने हमें ये ट्रेनिंग प्रदान की। बहुत ही सूक्ष्म बातें जो जरूरी हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो उन्होंने हमसे शेयर की और इस कोर्स के माध्यम से हम बहुत कुछ नई बातें जान पाए। मैं धन्यवाद करता हूं मिस्टर ली जिन्युआन का, जिन्होंने एक ऐसी प्यारी सोच के साथ 1995 में इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया और अब हम 190 प्लस कंट्रीज में इस विचारधारा को निरंतर फैला रहे हैं कि पूरा विश्व एक परिवार है। और अगर विश्व एक परिवार है तो हमें अपने परिवारजनों का बेहतर स्वास्थ्य के लिए निरंतर प्रयास करना है। और आज हम एक बार फिर से उसी कड़ी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने डायरेक्टर मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर का, कि उन्होंने ये पैनल हमें प्रोवाइड किया हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने ग्रेट लीडर, अपकमिंग डायरेक्टर डॉक्टर सफ़ी मोहम्मद सर का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि हम निरंतर इस प्रोग्राम को, इस हेल्थ कोच ट्रेनिंग को कर पाए पिछले लगातार 6 दिनों से। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो रेगुलर हमारे OPP और LDP सेशंस होते हैं उनको हमने ब्रेक करके और निरंतर इस कोर्स के माध्यम से आपसे बातें की हैं। इसलिए मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूं कि आप निरंतर मेरे उत्साहवर्धन के लिए इस पैनल में मौजूद रहते हैं। जितने भी लीडर्स इस समय हमारे साथ हैं, मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और हम अब कोर्स को आरंभ करते हैं। लास्ट मॉड्यूल द इम्यूनिटी, अंडरस्टैंडिंग इम्यून सिस्टम। हम रोग प्रतिरोधक क्षमता के जो सिस्टम है हमारे शरीर में उसको समझेंगे। इम्यूनिटी और एज, एक एक्सिस पर इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी, और दूसरे एक्सिस पर हमारी एज है। और एक नॉर्मल लेवल की लाइन आप देख पा रहे हैं। यहां पर हम आरंभ करते हैं इम्यूनिटी। जब बच्चा बहुत ही छोटा है, जब वो पैदा होता है तो उसकी इम्यूनिटी का लेवल नॉर्मल होता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नॉर्मल होती है और वो किसी भी रोग से सुरक्षित है अगर वो कोलोस्ट्रम यूज कर रहा है, यानी अपने माँ के दूध पर वो निर्भर है। और उसके बाद जैसे ही वो धीरे धीरे बढ़ता है, पैदा जब होता है तो वो सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही वो 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का होता है, इस समय में उसकी इम्यूनिटी एकदम फॉल हो जाती है, डाउन हो जाती है, बहुत नीचे चले जाती है। यानी इसका मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा संक्रमण का खतरा होता है। यानी 6 महीने तक, बल्कि 6 महीने से भी ज्यादा उनको खतरा है कि वो किसी भी रोग को अ, पकड़ सकते हैं या कोई भी बीमारी उनको जकड़ सकती है।
इसलिए बहुत से वैक्सीनेशंस बच्चों को लगाए जाते हैं, बहुत से डोजेस, बूस्टर डोजेस उनको दिए जाते हैं डिफरेंट टाइम्स पर। और 6 महीने के थोड़ा सा और आगे आप जैसे देखें रेड लाइन से, उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डाउन आ जाती है। लेकिन उसके बाद जब वो 2 साल का, 3 साल का होता है तो धीरे धीरे इम्यूनिटी बढ़ना आरंभ होती है। और जब वो 12 वर्ष का होता है तो इम्यूनिटी फिर वापस नॉर्मल लेवल पर आ जाती है। और 13-14 वर्ष के होते होते इम्यूनिटी बहुत हाई हो जाती है, नॉर्मल लेवल से भी बढ़ जाती है। और वो शरीर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, किसी भी रोग को झेलने के लिए मजबूत हो जाता है। और 40 से 45 साल की उम्र तक, यानी 25 से 30 वर्ष की उम्र तक इम्यूनिटी बहुत हाई होती है। किसी भी प्रकार के रोगों से व्यक्ति सुरक्षित रहता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और 45 साल के बाद इम्यूनिटी का ग्राफ फिर डाउन आने लगता है। 50, 55 और 60 वर्ष की आयु आते आते तक इम्यूनिटी का ग्राफ बहुत डाउन हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये जान पा रहे हैं कि एज के साथ साथ इम्यूनिटी कैसे डाउन होती है, अप होती है, किस एज में, किस आयु वर्ग में इम्यूनिटी हाईएस्ट है, यानी 13-14 साल से लेकर 40-45 साल की उम्र तक इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। और ये नॉर्मल लेवल से भी ऊपर चली जाती है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जो 45 वर्ष या ज्यादा उम्र के लोग हैं उनकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी, नॉर्मल लेवल से डाउन जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, हाउ वी कैन मेंटेन नॉर्मल लेवल इन आवर लाइफ। हम अपनी जिंदगी में नॉर्मल लेवल को कैसे मेंटेन करें 45 साल की उम्र के बाद, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर हम प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर आप देखिए, हमने पहले भी ये बात की है और फिर से हम इसी बात को दोहराएंगे। ब्लड कॉम्पोजिशन, ब्लड कॉम्पोजिशन की बात हम पहले भी कर चुके, अगर आपको याद हो। हमारे रक्त में प्लाज्मा होता है जो कि 55% है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं जो कि 4% हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि 41% हैं। इस तरीके से हमारा रक्त में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। प्लाज्मा पीले रंग का होता है और ये ब्लड सेल्स को और प्रोटीन को, न्यूट्रिएंट्स को, विटामिन्स को, मिनरल्स को, और जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, 9 होती हैं हमारे शरीर में, वो सब अपने हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती रहती हैं डायरेक्ट ही ब्लड में, ताकि वो सारे बॉडी में जा सकें। और सिर्फ ब्लड ही एक ऐसा माध्यम है जो इन सारी चीजों को, जिनके मैंने नाम लिए, यानी कि ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, हॉर्मोन्स, ये सारे बॉडी में उनको ले जाने का कार्य करता है ब्लड। और खास तौर से प्लाज्मा का यही कार्य है जो कि 55% है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो बॉडी के मेन इम्यून सिस्टम हैं। व्हाइट ब्लड सेल, जैसे मैंने आरंभ में ही कहा, ये रिस्पॉन्सिबल हैं आपके हेल्थ के सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए और आपको रोगों से बचाने के लिए। ये हैं रिस्पॉन्सिबल व्हाइट ब्लड सेल्स।
श्वेत रक्त कणिकाएं। प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड के जमाने में हमारी सहायता करती हैं या रिपेरेशन में हमारी मदद करती हैं। आप ये देखिए कि कितना ये अमेजिंग कंस्ट्रक्शन है बॉडी का। ये प्लेटलेट्स और वाइट सेल्स और प्लाज्मा, ये सारे कितने महत्वपूर्ण हैं। इन सब का रेशो जो दिया गया है, अगर इससे कम ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम होगी, उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो प्लेटलेट्स जो है वो अगर कहीं पर ब्लीडिंग होने लगे, कट जाए, फट जाए और वहां से खून निकलने लगे, तो थोड़ी ही देर में हवा के संपर्क में आते ही वहां पर खुरंट जम जाता है, जिसको क्रस्ट कहते हैं, और खून का बहना बंद हो जाता है। ये ऑटोमेटिक है। अगर हमारी प्लेटलेट्स काउंट अच्छी है तो हमारा ब्लीडिंग एकदम स्टॉप हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स जो कि 41% है, ये रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं। और इन रेड ब्लड सेल्स में एक पदार्थ पाया जाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन कहते हैं। इनका एच बी कम हो गया है, इनका एच बी ज्यादा हो गया, ये सब आपने टर्म सुनी होंगी। वो एच बी की शॉर्ट फॉर्म है, एच बी शॉर्ट फॉर्म है हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, जैसे ही ये ब्लड जिसमें रेड ब्लड सेल्स हैं लंग्स में पहुंचता है, फेफड़ों में आता है ये रक्त, वैसे ही उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन का एक रूप है। ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी सतह पर और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। और जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉडी के सेल्स में पहुंचता है तो फिर से ये टूट जाता है ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में। ऑक्सीजन सेल द्वारा इस्तेमाल की जाती है क्योंकि सेल में जो भोजन आ गया है वो भी ब्लड के माध्यम से पहुंचता है। सेल के अंदर भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज होता है। अगर हम साधारण भाषा में कहें तो भोजन जलता है और उससे ऊर्जा निकलती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई भी बर्निंग पॉसिबल है और वहां पर उससे ऊर्जा निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और पानी बनता है। पानी भी निकल जाता है शरीर के बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, फिर से वो लंग्स में आता है वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर फिर ब्लड से डिटैच होकर लंग्स से होती हुई, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से होती हुई, नॉस्ट्रिल से, हमारी नाक के छिद्रों से बाहर निकल जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस इन ब्लड के सेल्स के माध्यम से बहुत ही बखूबी अंजाम पाता है। आप देखें कितना अद्भुत है हमारा शरीर। ब्लड के कॉम्पोजिशन में हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें कुछ और भी चीजें पाई जा रही हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हीमोग्लोबिन के साथ आयरन भी है और प्रोटीन भी है। ये सारी चीजें हमारे ब्लड में पाई जा रही हैं। उसके अलावा न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, स्नोफिल्स हैं और बेसोफिल्स हैं। एक एक करके आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स
का आकार देखिए, ये किस तरीके का, जैसे एक घोड़े की नाल होती है इस तरीके का आकार इसका। हेल्प्स स्टॉप माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन infections by eating them and destroying them with enzymes. न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन कर रहे हैं उनको ये समाप्त कर देते हैं, उनको खा जाते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, और ये एंजाइम्स की सहायता लेते हैं। ये 40 से 75% तक हमारे शरीर के ब्लड में पाए जाते हैं। फिर लिम्फोसाइट्स, आप देखें लिम्फोसाइट्स का आकार कैसा है। लिम्फोसाइट जो है ये एंटीबॉडीज, दे यूजेस एंटीबॉडीज टू स्टॉप बैक्टीरिया और वायरसेस फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। बी सेल लिम्फोसाइट्स ये एंटीबॉडीज को का प्रयोग करते हैं, यानी जब हमारे शरीर में कोई भी रोग का कीटाणु या बैक्टीरिया या वायरस एंटर करता है तो हमारा ब्लड एकदम एंटीबॉडीज बनाता है, यानी जो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, और एंटीबॉडीज बहुत मात्रा में बना दिए जाते हैं। लिम्फोसाइट जो है इन एंटीबॉडीज को यूज करते हैं और बैक्टीरिया या वायरसेस की एंट्री को वो चेक करते हैं, रोक देते हैं। इसके अलावा दे किल्स ऑफ द बॉडी सेल्स इफ दे हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड बाय अ वायरस और कैंसर सेल। टी सेल भी कहते हैं इसको, NK सेल, लिम्फोसाइट्स। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि किसी कारण अगर ये लिम्फोसाइट्स नहीं पहचान पा रहे हैं रोग के कीटाणुओं को, या उनसे, यहाँ पे तो ऐसा लिखा है कि वो उनसे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हकीकत ये है कि वो पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में हो जाते हैं अगर, तो वो रोग के कीटाणुओं के साथ साथ वो हमारे अच्छे सेहतमंद सेल्स को और दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स को भी नष्ट करने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमें ही हानि पहुंचाने लगता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, और ये एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। 20 से 45% ये लिम्फोसाइट्स हमारे रक्त में होते हैं। उसके अलावा मोनोसाइट्स हैं, बिकम्स अ माइक्रोफेज इन द बॉडीज टिश्यूज। मैक्रोफेज जो है ये जो थोड़े बड़े ऑर्गेनिज्म हैं इनको खा जाते हैं। ये मोनोसाइट्स आप देख पा रहे हैं किस आकार के हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ईट करते हैं एंड गेटिंग रिड ऑफ डेड सेल्स। जो भी मृत कोशिकाएं हैं उनको भी ये नष्ट कर देते हैं, वाइल इंक्रीजिंग इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथ, और इस तरीके से ये इम्यून सिस्टम को और ज्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। उसके बाद एस्नोफिल्स हैं। एस्नोफिल्स ये कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेमेशन को, सूजन आदि कहीं आ रही है तो, स्पेशली एक्टिव ड्यूरिंग पैरासाइट इन्फेक्शंस एंड एलर्जिक रिएक्शंस। अगर कोई पैरासाइट हमारे बॉडी में आ गया है या कोई एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं स्नोफिल्स, और दे स्टॉप सब्सटेंसेस और अदर फॉरेन मटेरियल फ्रॉम हार्मिंग द बॉडी। और कोई भी विजातीय पदार्थ अगर हमारे शरीर में एंटर कर गया है तो ये उसको समाप्त कर देते हैं, उसको उसकी एक्टिविटीज करने से रोक देते हैं ताकि वो हमारे शरीर को हानि ना पहुंचा सके। इसी तरह बेसोफिल्स हैं, आप देख पा रहे हैं इनका आकार किस तरीके का। बेसोफिल्स ये प्रोड्यूसेस एंजाइम्स ड्यूरिंग अस्थमा अटैक्स एंड एलर्जिक रिएक्शंस। ये जब या तो सांस उखड़ रही हो या और किसी भी तरीके की एलर्जी से अगर
व्यक्ति परेशान है, उस समय में बेसोफिल्स जो हैं ये एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं और हमें बचाते हैं उस समस्या से जो कभी कभी बहुत गंभीर हो जाती है। आप जानते हैं अस्थमा की प्रॉब्लम, कहते हैं दमा दम के साथ ही जाता है। और ये अगर ये हमारे स्नोफिल्स का काउंट बढ़ जाता है, अगर स्नोफिल्स का काउंट बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ परेशानी आ गई है। और ये कुछ ऐसे वर्म्स होते हैं हमारे जिस्म में, हमारे ब्लड में, जो इसको अंजाम देते हैं। यानी स्नोफिल्स का अगर काउंट बढ़ रहा है ब्लड में, इसका मतलब कहीं पे बहुत सीवियर इन्फेक्शन आ गया है बॉडी में। तो इस तरीके से ब्लड टेस्ट के माध्यम से बहुत सी चीजों को हम जान पाते हैं। एक बुक है डॉक्टर योरसेल्फ, नेचुरल हीलिंग, एक ये टेक्स्ट बुक है, एक बहुत जबरदस्त एक ये किताब है। द आर्ट ऑफ मेडिसिन कंसिस्ट इन अम्यूजिंग द पेशेंट वाइल नेचर क्योर्स द डिजीज। डॉक्टर योरसेल्फ में एंड्रयू वेल इस बात को कहते हैं, स्पॉन्टेनियस हीलिंग इज द बेस्ट डॉक्टर एवर। यानी लगातार अगर हम चंगाई को प्राप्त करते रहें तो ये सबसे बेहतर बात है। यानी हम किसी भी रूप में बीमार ना हो, किसी भी तरीके से बीमार ना हो। और अगर कोई ऐसे, क्योंकि हम पूरे समय ओपन हैं, हम पूरे समय ओपन हैं और बीमारियों को हम पूरे समय बीमारियों से घिरे हुए हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस खाने के माध्यम से, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से हमारे शरीर में एंटर करते रहते हैं। लेकिन अगर हमारा इम्यूनिटी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो वो सारी चीजें हम पर असर नहीं डालती। इसलिए इस बुक को आप जरूर पढ़ सकते हैं। ये रिकमेंडेड की जाती है कि आप किस तरीके से मेडिसिन्स को थोड़ा अवॉइड करके नेचुरल रूप में अपने डिजीज को क्योर कर सकते हैं। फ्री रेडिकल अटैक एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हम लोग जानते हैं गोल्डन ट्रायंगल ऑफ हेल्थ में हमने देखा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे आता है। जब बैड लाइफ स्टाइल है, बैड डाइट है, तो उससे फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं और वो फ्री रेडिकल्स अटैक करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम पे भी अटैक करते हैं, हमारे बॉडी सेल्स पे भी अटैक करते हैं, डैमेज करते हैं हमारे टिश्यूज को और ऑक्सीडेशन करते हैं उन सेल्स का ये। और इस तरीके से बैड लाइफ स्टाइल की वजह से, बैड डाइट की वजह से हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को फेस करने लगते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति में कभी कभी हमारे बॉडी को ले आता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये न्यूट्रिएंट्स हैं। बैड डाइट और बैड लाइफ स्टाइल की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे बॉडी में आता है, जिससे हमारी हेल्थ बैड हेल्थ में कन्वर्ट हो जाती है। तो न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिएंट्स जो भी हम ले रहे हैं, अगर वो बैड डाइट में है, बैड डाइट के रूप में है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हमारे जीवन में एक्टिविटीज हैं, अगर वो बैड लाइफ स्टाइल के रूप में है तो हेल्थ हमारी खराब हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं जैसे मैंने बताया, और खाने के माध्यम से भी फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। उसके अलावा और बहुत से माध्यम हैं जिससे फ्री रेडिकल्स
बनते हैं हमारे बॉडी में। आप देखें अल्ट्रावायलेट लाइट जो है, इसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाती है। एयर पॉल्यूशन के माध्यम से भी अल्ट्रावायलेट रेज जब आते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, उसके अलावा आयोनाइजिंग रेडिएशन, किसी भी तरीके के रेडिएशन से भी फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में आते हैं। अगर स्मोकिंग करते हैं कुछ लोग, बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं, उससे भी फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में आते हैं। मेटाबॉलिज्म के दौरान, उपापचय की जो क्रिया होती है उसके दौरान भी जो माइटोकॉन्ड्रियन है वो जब मेटाबॉलिज्म में सहयोग करते हैं तो फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं। उसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स जब युद्ध करते हैं दूसरे बैक्टीरिया वायरसेस से, तो इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, बॉडी के टिश्यूज में, वहां पर भी फ्री रेडिकल्स आते हैं। और इस तरह से ये फ्री रेडिकल्स जो हैं ये DNA को नष्ट करने का कार्य करते हैं। अगर इनको समय पर रोका न जाए, हम जानते हैं DNA ये हमारे बॉडी के सेल्स में DNA पाया जाता है, जो कि हमारे पूरे बॉडी के कॉम्पोजिशन का बेसिक पार्ट है मानिए। और अगर DNA नष्ट होगा तो कितनी समस्या हमारे शरीर में आने वाली है, हम ये सोच नहीं सकते। यहाँ पर इतना समय नहीं है कि मैं DNA के कॉम्पोजिशन के बारे में आपसे बात करूं, लेकिन आप सिर्फ इतना समझ लें कि जो DNA की जो चेन है ये प्रोटीन की बनी हुई होती है, और ये हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे सेल्स में, क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। और ये जो आपको ये छोटी छोटी डंडी ऐसी आपको दिखाई दे रही है ब्लैक कलर में, रेड कलर में, और ये जो बीच में DNA का ये पूरा स्ट्रक्चर, ये डैमेज हो रहा है फ्री रेडिकल्स के द्वारा। ये क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं और इनके ऊपर कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं। ये जो अ, जाली सी बनी हुई है रेड और ब्लू कलर में, नेवी ब्लू कलर में, स्काई ब्लू कलर में, जो ये ट्रेट्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पेरेंट्स की, उनको ट्रांसफर करते हैं ऑफ स्प्रिंग्स में। और अगर ये डैमेज हो जाते हैं तो आप ये सोचिए कितनी बड़ी समस्या शरीर में आती है। व्हाट इज फ्री रेडिकल्स? फ्री रेडिकल्स क्या हैं? फ्री रेडिकल्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं, ROS, एंड रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज हैं, RNS। और ये हमारे बॉडी के द्वारा बनाए जाते हैं जब एंडोजेनस सिस्टम, वेरियस एंडोजेनस सिस्टम एक्सपोजर टू डिफरेंट फिजियोकेमिकल कंडीशंस और पैथोलॉजिकल स्टेट्स। यानी जब हमारा बॉडी एंडोजेनस सिस्टम में एक्सपोज होता है या फिजियोकेमिकल कंडीशंस में या पैथोलॉजिकल स्टेट में एक्सपोज होता है, तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जैसा हमने अभी पिछले चित्र में देखा। A balance between free radicals and antioxidants is necessary for proper physiological function। यानी हमारे शरीर में जितने भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी डिफरेंट सिस्टम्स में जो कार्य चल रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से चलाते रहने के लिए फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के बीच में एक बहुत ही अच्छा संतुलन होना चाहिए। यानी फ्री रेडिकल्स फ्री ना रहने पाए और एंटीऑक्सीडेंट्स उनसे संयोग करके उनको इनएक्टिव कर दें।
तो जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हमारे बॉडी के वो बेहतर तरीके से काम करते रहेंगे. If free radicals overwhelm the body's ability to regulate them, a condition known as oxidative stress ensues. अगर फ्री रेडिकल्स जो हैं वो ज्यादा हो जाएं हमारे बॉडी में, उनका नंबर ज्यादा हो जाए और जो हमारी बैलेंसिंग एबिलिटी है एंटीऑक्सीडेंट्स की वो कम रह जाए, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आएगा. यानी फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को पैदा करेंगे और फ्री रेडिकल दस एडवर्सली ऑल्टर लिपिड्स, प्रोटीन्स, डीएनए एंड ट्रिगर अ नंबर ऑफ ह्यूमन डिजीज. और जब ये फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट कर देंगे, तब लिपिड्स, प्रोटीन और डीएनए इन सब का इन सब में परिवर्तन कर देंगे. ये परिवर्तन हो जाता है और अगर डीएनए में परिवर्तन होता है तो बहुत समस्याएं आ जाती हैं और बहुत सी रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं. तो फ्री रेडिकल्स को रिमूव करना निहायत ही जरूरी है. फ्री रेडिकल्स तो बनेंगे ही, फ्री रेडिकल्स तो आएंगे ही, और सिर्फ भोजन के माध्यम से नहीं बल्कि और बहुत से माध्यम हैं जो यहाँ इस चित्र में आप देख पा रहे हैं. इन सब से फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में बनते ही हैं, बनेंगे ही. अब सवाल ये है कि हमें इनको किस तरीके से बाहर निकालना है ताकि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे बॉडी में पैदा ना कर पाए. इस चित्र में हम देख पाएंगे कि फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का जो सम्मिश्रण है वो कैसा होना ही चाहिए. नॉर्मल मॉलिक्यूल है, ये ग्रीन कलर में पहला वाला नॉर्मल मॉलिक्यूल है. अब ये हमारे सेल या बॉडी में, और जैसे ही ये फ्री रेडिकल है दूसरा, आप देखते हैं जो रेड कलर में है ये फ्री रेडिकल है, और ये एक फ्री रेडिकल आपको दिखाई दे रहा, बाकी तो सारे नेगेटिव आयंस हैं. बाहर की कक्षा में अगर अभी एक पूरा केमिस्ट्री की क्लास हो जाएगी अगर मैं एटम की बाबत बात करने लगूं. आप सिर्फ इतना जानिए कि नॉर्मल मॉलिक्यूल में नेगेटिव आयंस हैं. ये ग्रीन कलर में जो छोटे छोटे ये माइनस का साइन है, ये नेगेटिव आयंस हैं. अब फ्री रेडिकल में आप देखिए एक नेगेटिव आयन गायब हो गया. एक नेगेटिव आयन गायब, तीन है, चार में से तीन है लेकिन एक गायब है. तो अब ये स्वतंत्र है किसी भी आयन को एक्सेप्ट करने के लिए, किसी भी पदार्थ से जुड़ने के लिए ये बिल्कुल तैयार है अब ये फ्री रेडिकल. और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स के पास बहुत ढेर सारे नेगेटिव आयन्स हैं, और जैसे ही वो फ्री रेडिकल को देखते हैं तो वो उसको एकदम नेगेटिव आयन एक डोनेट कर देते हैं और वो फिर नॉर्मल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है. कितना टिपिकल ये सिस्टम है हमारे बॉडी में. अकल हैरान रह जाती है कि किस तरीके से ये सब चीजें होती हैं. तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो नेगेटिव आयन देकर साझा कर लेते हैं और फ्री रेडिकल वापस नॉर्मल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है. तो एंटीऑक्सीडेंट आप सोचिए कितने जरूरी है. और अगर एंटीऑक्सीडेंट ना हो तो ये फ्री रेडिकल जो है ये किसी से भी संपर्क करेंगे, कहीं पर भी बीमारी बनाएंगे, कहीं पर भी लंप बना देंगे, सिस्ट बना देंगे, क्लॉटिंग हो जाएगी, बहुत सी चीजें कर देते हैं फिर ये गड़बड़ी. तो ये बड़ा जरूरी है कि एंटीऑक्सीडेंट्स के माध्यम से हम इन फ्री रेडिकल्स को शरीर से रिमूव करें. जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की हमने पहले भी बात की थी. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अकर्स एनी टाइम there exists an imbalance between antioxidants and free radicals. अगर एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स के नंबर में संतुलन नहीं है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आएगा और उससे
बहुत से अनचेक्ड रिएक्टिव फ्री रेडिकल स्पीशीज बनेंगे और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डैमेज करेगा डीएनए को, प्रोटीन को, लिपिड्स को, और बहुत से और ड्रामेटिक इफेक्ट्स बॉडी में आएंगे। ROS are involved in the pathogenesis of multiple inflammatory diseases such as arthritis, और ये रिजल्ट करेंगे अर्थराइटिस है, गठिया या कार्डियक एंड वेस्कुलर डिसफंक्शन एंड कैंसर्स। और अल्टीमेटली जैसे मैंने बताया, जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आएगा तो ये सारी बीमारियां आपके शरीर में आएंगी अगर फ्री रेडिकल्स के माध्यम से हमने अगर हमने एंटीऑक्सीडेंट्स के माध्यम से फ्री रेडिकल्स को बॉडी से रिमूव नहीं किया तो। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं एक स्वस्थ सेब है जिसको काटा गया है, और थोड़ी देर अगर उसको रहने दिया जाए वैसे ही, तो थोड़ी देर के बाद वो काला पड़ने लगता है और कुछ समय के बाद वो सड़ जाता है। इसी तरीके से नॉर्मल सेल है, नीचे आप देखें, इसमें जब इसको छोड़ देते हैं और ये फ्री रेडिकल से अटैक की जाती है, तो थोड़ी देर के बाद ये सेल को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं फ्री रेडिकल्स, और वो सेल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आ जाती है। तो ये बड़ा जरूरी है कि ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये हमारे शरीर से निष्कासित होते रहें, क्योंकि अगर ये नहीं होते हैं तो ये बहुत सी बीमारियों को जन्म देते हैं। फ्री रेडिकल्स डैमेज योर सेल्स, जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं, दे कैन डैमेज डीएनए लीडिंग टू म्यूटेशंस। म्यूटेशंस की वजह से बहुत से डैमेज होते हैं और बहुत सी नई चीजें उत्पन्न हो जाती हैं बॉडी में। बहुत से हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं बॉडी में, कभी कभी बहुत सी चीजें हो जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सी स्त्रियों के कभी कभी दाढ़ी मूछ आ जाती है। ये सारा जो म्यूटेशन की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। If the cell is unable to repair the damage, it will be deleterious, resulting in tumor development by losing cell cycle control. और जैसे हेल्दी सेल है, हेल्दी डीएनए है, इसके संग अगर फ्री रेडिकल अटैक हो जाए तो ये डीएनए को डैमेज करेगा, और जब वो डैमेज हो जाता है तब डैमेज्ड म्यूटेटेड सेल्स रेप्लिकेट, वो तेजी के साथ उसी तरीके की नई सेल्स को बनाने लगते हैं। जब डीएनए या हेल्दी सेल फ्री रेडिकल के द्वारा अटैक की जाती है तो वो सेल्स डैमेज हो जाती हैं, और वो डैमेज सेल अपनी तरीके की नई सेल्स को बहुत तेजी के साथ बनाने लगती हैं, और इसी को हम कहते हैं कैंसर, यानी अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स रिजल्ट टू कैंसर। ये बड़ा जरूरी है कि हम ये जानें कि किस तरीके से ये सेल डैमेज होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो कैंसर पेशेंट पाथवे, सेल म्यूटेशन होता है जब डीएनए रिपरेशन और एपोप्टोटिक कोड एक होता है, जिससे सप्रेशन जीन से जब रिपेयरिंग अगर फेल हो जाए तो ट्यूमर बन जाता है, कैंसर सेल्स डेवलप होते हैं, और यहाँ पर लिम्फोसाइट्स और एनके सेल्स और इम्यून सिस्टम अगर हमारा बेहतर है तो वो चीज़ों को बेहतर कर दे, और अगर इम्यून सिस्टम पे ही अटैक हो जाता है तो बड़ी परेशानी हो जाती है। और क्योंकि इम्यून सिस्टम का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं हो पाता किसी कारण से, या वाइट ब्लड सेल्स की कमी की वजह से उसका परफॉर्मेंस डाउन आ जाता है, तो जो
सेल म्यूटेशन है जिससे सप्रेशन हो रहा है जीन्स का, वो ट्यूमर या कैंसर में तब्दील हो जाता है और समय के साथ साथ ये कैंसर की डिजीज डेवलप हो जाती है बॉडी के अंदर। तो ये बहुत ही खतरनाक है और ये हमें जानना चाहिए। अप्रैल 2004 के टाइम मैगजीन में जैसे हम देख पा रहे हैं, द सीक्रेट किलर, द सरप्राइजिंग लिंक बिटवीन इन्फ्लेमेशन एंड हार्ट अटैक्स, कैंसर, अल्जाइमर्स एंड अदर डिजीजेस। इन्फ्लेमेशन जो है वो ये इंडिकेट करता है कि शरीर में कहीं परेशानी आ गई है। इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाना, या जॉइंट्स में पेन हो रहा है, या अर्थराइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो कहीं पर भी सूजन है तो उससे आप ये जान जाएं कि कहीं ना कहीं शरीर में परेशानी है। हार्ट अटैक अगर आ रहा है तो परेशानी है, कैंसर क्रिएट हो रहा है तो परेशानी है। तो ये सीक्रेट किलर्स हैं और हमें ये जांचना है कि हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स हैं, अगर वो टाइमली रिमूव ना किए जाएं तो बहुत बड़ी समस्याओं को जन्म देते हैं। हाई इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस, रिफाइंड कार्ब्स हैं, हाई ओमेगा 6 है, ट्रांस फैट्स हैं, अल्कोहल है, तंबाकू है, मीट है या प्रोसेस्ड फूड्स हैं, फ्लोर प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी जो हैं ये हाईली इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस हैं। इनके इस्तेमाल करने से हम समस्याओं में आ जाते हैं और बॉडी में इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है और समस्याएं बढ़ती हैं। लो इम्यूनिटी एंड ऑटो इम्यूनिटी, अब ये बड़ा जरूरी है हमें जानना। इन्फ्लेमेशन इज एन इम्यून रिएक्शन। लो अगर है तो हम, अगर हमारी इम्यूनिटी लो है तब क्या होगा, नॉर्मल है तब क्या होगा, और ज्यादा है तब क्या होगा। अगर लो है तो हम आसानी से बीमार हो जाते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आ जाता है बॉडी में, ऑर्गन डैमेज होते हैं, कोई किसी भी फॉरेन अटैक से, यानी कोई भी बैक्टीरिया वायरस आके अटैक कर देता है और हम बीमार हो जाते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी नॉर्मल है तो ये बॉडी अपने को अपने आप ही हील कर लेती है। और इन्फ्लेम्ड व्हेन नेसेसरी एंड कंट्रोलेबल, यानी जब जरूरी है तब इन्फ्लेमेशन आएगा, वरना हमारा बॉडी नॉर्मल बना रहेगा। एंड ऑर्गन्स आर नॉट इजीली डैमेज बाई डिजीजेस, हमारे ऑर्गन्स भी किसी भी बीमारी से डैमेज नहीं होंगे अगर हमारी इम्यूनिटी नॉर्मल है। लेकिन अगर इम्यूनिटी ज्यादा हो गई है, व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तब क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाती है। यानी हमारी रोग प्रतिरोधक प्रणाली जो है वो हमारे अच्छे सेल्स को ही डैमेज करने लगती है। उसे ये फर्क नहीं लगता, उसको ये फर्क नहीं पता पड़ पाता कि अच्छी सेल्स कौन सी हैं और जिन सेल्स को नष्ट करना है वो सेल्स कौन से। वो अपने अच्छी सेल्स को ही नष्ट करने लगता है हमारा इम्यून सिस्टम, और वो बड़ी खतरनाक चीज होती है जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से जानते हैं। फ्रीक्वेंट एक्यूट एंड स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेशन, यानी लगातार बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, सूजन बनी रहती है, बहुत पेन होता है। एन ऑर्गन डैमेज बाई ऑटो इम्यून अटैक, हमारे अंग भी इस अटैक का शिकार हो जाते हैं। लो इम्यूनिटी से प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी आती है, बहुत सी डिजीजेज आती हैं। मेल न्यूट्रिशन का कारण होता है, न्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस हो जाता है, स्ट्रेस होता है, सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि डीएनए में डिस्टरबेंस होगा तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आएंगे। मेडिकेशंस, पॉल्यूशन और लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ये सारी ये सारे कारण हैं हमारी इम्यूनिटी को डाउन करने के लिए। ऑटो इम्यून, in an autoimmune disease, the immune system mistakes part of a body like joints or skin as foreign. It releases protein called auto antibodies that attack healthy cells. जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको,
कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो पहचान नहीं पाता अच्छी सेल्स को और गलत सेल्स को, और वो अच्छी सेल्स को भी अटैक करता है। इस तरह से वो अपने ही ऑर्गन्स को, शरीर के अच्छे ऑर्गन्स को भी डैमेज करता है। तो ऑटो इम्यून डिजीजेज में टाइप 1 डायबिटीज आती है। ये कॉमन ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें टाइप 1 डायबिटीज ये छोटे बच्चों में भी होती है, और ये जेनेटिक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट भी होती है। रियूमेटॉइड अर्थराइटिस, सोराइसिस, सोराइटिक अर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, SLE, ये मेरी मदर को ये परेशानी थी। और आप देखो कि ये कितना खतरनाक चीज है। ये कई लाख में एक व्यक्ति को होती है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ग्रेव्स डिजीज और माइस्थेनिया ग्रेविस, ये कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं जो हो जाती हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम हमें ही अटैक करने लगता है। तो ये ओवर 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस डिसऑर्डर्स आ जाते हैं बॉडी के अंदर। तो आप सोचो कि इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो हमें ही डैमेज करने लगे तो कितनी खतरनाक है। और यहाँ पर हम देखें जो नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स इंटरवेंशन। क्या स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट स्लाइड नहीं दिख रही? कोई भी लीडर बता सकते हैं? एनीवेज, सर, हाँ स्लाइड नहीं बढ़ रही है। हाँ स्लाइड नहीं बढ़ रही है ना, तो ये मैं इसीलिए मैंने आपसे पूछा। थैंक यू वेरी मच। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में हो गया, और मैं दोबारा से इसको शेयर करता हूँ। तो ये वाली स्लाइड है जिसको, मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? यस सर, यस यस सर, सर। आपकी वॉइस क्लियर है। ओके, थैंक यू। तो ऑटो इम्यून डिजीजेस के बाबत हम बात कर रहे हैं, और किस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम जब अच्छे सेल्स पर अटैक करने लगता है तो बहुत सी खतरनाक लाइलाज बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए कितना जरूरी है कि हम फ्री रेडिकल्स को बॉडी से रिमूव करते रहें। आइए आज जानते हैं न्यूट्रिएंट्स इंटरवेंशन। न्यूट्रिएंट्स इंटरवेंशन, इसमें ये हम गोल्डन ट्रायंगल देख पा रहे हैं इसका। एंटी ट्यूमर, एंटी इन्फ्लेमेशन और एंटी ऑक्सीडेशन के माध्यम से हम डिटॉक्सिफिकेशन कर कर अपने मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर लेते हैं, और इस तरह हम इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं और हमारा बॉडी स्वस्थ रहता है। यानी हमें एंटी ट्यूमर, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेशन करते रहना है ताकि डिटॉक्सिफिकेशन होता रहे, चाहे वो लीवर का है या लंग्स का है या ब्लड का है या और बॉडी पार्ट्स का है, ताकि इम्यूनिटी इम्प्रूव हो। न्यूट्रिएंट्स इंटरवेंशन, फिर ये स्लाइड नहीं आगे बढ़ी। यस, तो न्यूट्रिएंट्स इंटरवेंशन में हमें चाहिए बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन D3, सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम, रेसवरेट्रोल,
ओपीसी, कुरकुमिन, क्यूसिटिन, एलिसिन एंड मैनी मोर। अब टिएंस के प्रोडक्ट्स के रूप में हमारे पास हैं ग्रेप एक्सट्रैक्ट, ओपीसी या रेस्वरेट्रोल, ओमेगा 3 है, कोएंजाइम Q10 है, जिंक है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, स्पिरुलिना है, कॉर्डिसेप है, आयुष 64 है, और रेनोविस गाइनोस्टेमा और सी बकथोम सीड ऑयल। कुछ इसमें प्रोडक्ट्स हैं जो अभी हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स टिएंस के हैं। दूसरे देशों में ये अवेलेबल हैं बहुत सी चीज़ें, लेकिन मैक्सिमम हमारे पास है। ओपीसी है, ओमेगा है, कोएंजाइम है, जिंक है, टी पॉली है, स्पिरुलिना है, कॉर्डिसेप अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन है, ये आयुष 64 है। तो ये सारी चीज़ें, और रेनोवेस ये कई जगह है हमारे पास, और कैल्शियम HMB को ठीक कहा रिजवान सर ने। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, और हम अ, इनको इस्तेमाल करके देखिए, आप याद करें कि सबसे पहले तो आपको अपने लिए इस्तेमाल करना है। डोंट गो फॉर पेशेंट्स, यूज इट योर सेल्फ। आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तब आपकी समझ में आएगा फ्री रेडिकल्स कितनी आसानी से रिमूव होते हैं। मेरी वाइफ बहुत परेशान रहती थी, और उसको बहुत सी ऐसी सिचुएशन आती थी कि बहुत ही बेचैन रहती थी, इसलिए कहीं आने जाने में भी वो थोड़ा सा परेशानी होती थी। और उसको मैंने टी पॉली स्टार्ट कराया, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, टी पॉली, सुबह शाम। एक दिन तो बहुत ज्यादा उसको बेचैनी थी, मैंने 2 कैप्सूल खोल के उसको पिला दिए, और वो इतने आराम से पूरी रात सोई। उसने कहा कि तो वाकई में अद्भुत है। तो ये वाकई में काम करती है चीजें, और इसलिए हमें इनको इस्तेमाल करना ही चाहिए, इससे पहले कि हम दूसरों को सजेस्ट करें। रिकमेंडेड बुक्स हैं जैसे डॉक्टर योरसेल्फ है, स्पॉन्टेनियस हीलिंग है, डोंट लेट योर डॉक्टर किल यू। ये बड़ी अमेजिंग बुक है, मेरे पास ये बुक है। अभी मुझे नहीं मालूम, या तो मेरा बेटा इसको ले गया क्योंकि मुझे मिल नहीं रही है ये। डोंट लेट योर डॉक्टर किल यू। आप अपने डॉक्टर को अपने को मारने के लिए स्वतंत्र ना छोड़ें, है ना। कभी कभी डॉक्टर्स को नहीं मालूम है कि वो जो मेडिकेशन दे रहे हैं उससे हमारा कितना नुकसान हो सकता है, और हो जाता है। हम सोचते हैं भाई डॉक्टर साहब ने दवाई दी है तो हमें तो लेना ही चाहिए। तो ये सब चीजें अगर आप ये बुक्स पढ़ते हैं तो बहुत सी नई बातें आप जान पाएंगे। और जैसा हम लगातार कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स डू मैटर, यानी न्यूट्रिएंट्स बहुत ही जरूरी हैं और ये कारगर हैं। और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। बेटर टिएंस बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही ध्यान से सुना और मुझे उत्साहित किया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बड़ी खतरनाक हैं, लेकिन हम जानते बूझते भी उनको करते रहते हैं क्योंकि हमें उतनी जानकारी नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके से आज हम लोगों ने बात करी इम्यूनिटी के बाबत, और ये 6 सेशंस पूरे आज कंप्लीट हुए, मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अवसर दिया, खासतौर से अपने ग्रेट लीडर्स का। 6 मॉड्यूल्स हैं, और ये मैं सारे PPTs अभी ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, और ये आपके पास पहुंच जाएंगी। द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ हेल्थ, ये मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट डे मैंने डिस्कस किया वेट एंड हेल्थ, वेट एंड हेल्थ। थर्ड मॉड्यूल था 4 हाई सिम्टम्स। फिफ्थ मॉड्यूल था बोन हेल्थ, और सॉरी, फर्स्ट था गोल्डन ट्रायंगल ऑफ हेल्थ, सेकंड था वेट एंड हेल्थ, थर्ड था 4 हाई सिम्टम्स, और फोर्थ था बोन हेल्थ,
फिफ्थ था डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की हेल्थ ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और आज लास्ट सिक्स्थ वाला था द इम्यूनिटी। तो इस तरह ये 6 मॉडल्स हमारे जो हेल्थ कोच ट्रेनिंग हमें दी गई उसके ये मॉडल थे, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आप सबके साथ इसको शेयर करूं, और ये मैंने 6 मॉडल्स आपके साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप सब ग्रेट लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मेरे साथ जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच। और अब हम यहीं पर सेशन को 11:25 हो गए हैं, 27 मिनट, 3 मिनट शेष हैं। अगर कोई भी आप में से आपका कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्वायरीज हो, या और कोई भी आप कुछ बात कहना चाहते हो इस सेशन से संबंधित या पिछले जितने सेशंस हुए उनसे संबंधित, तो ये समय होगा कि आप बात कर सकते हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि ज्योति मसीह जी ने अपना हैंड रेज किया है। ज्योति मसीह जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप अपने को अनम्यूट करें। Thank you, sir. Thank you for inviting me, sir. Thank you वेलकम। for you, sir. ये आपको परमेश्वर ने इस पैनल से जोड़ा है और आप मेरे अपलाइन हैं, मेरे बड़े भाई हैं। तो मुझे बहुत गर्व होता है ना, इस चीज का कि मतलब आपको इतनी नॉलेज परमेश्वर ने दी है। सो आज का सेशन बहुत ही लाजवाब था। मतलब शब्द कम पड़ रहे हैं तारीफ करने के लिए, क्योंकि आज मैंने वो चीज रिमाइंड किया जो कि आज से मैं 8-10 साल पहले करती थी, फार्मा में थी तब। तो मुझे आज लगा ही नहीं कि मैं किसी पैनल में बैठी हूँ, लगा तो किसी क्लास में बैठी हूँ, वहां पे जो मेडिसिन का जो है पूरा स्टडी चल रहा है। सो बहुत ही अच्छा सेशन था सर, बहुत अच्छी नॉलेज थी और बहुत डीप नॉलेज आपने दी सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ में एक बात और कहना चाहूंगी, ये हमारी पूरी टियान्स फैमिली के लिए है। हम जब कहते हैं कि वी आर वन फैमिली, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, सो उस चीज का हमें मान भी रखना चाहिए। और जैसे कि मैंने कितनी बार नोटिस किया है कि जब हमारे अपलायंस होते हैं और वो जब कहते हैं, तो इस पैनल में 40-50 तक भी लोग हो जाते हैं, कभी कभी इससे ज्यादा। लेकिन अगर आज हमारे अपलाइन किसी ट्रेनिंग के पर्पज से आउट ऑफ सिटी हैं, तो आज हमारे ग्रुप में हम देख रहे हैं कि शुरू में थोड़े थे लेकिन अभी 16 ही बचे हैं। तो ये बहुत हम सबके लिए ये बहुत ही मतलब शर्म की भी बात है, क्योंकि हम लोग सिर्फ यही नहीं कि हमें काम करना है, उससे पहले हमें सीखना है। फ्रेंड्स, अगर हम सीखेंगे ही नहीं, अगर हमें प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होगी, तो हम कैसे आगे औरों को बताएंगे। तो ये प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, हो सकता है किसी कोई मजबूरी हो, लेकिन सभी लोग नहीं होते हैं बिजी इतना, लेकिन इतनी कोशिश तो कर सकते हैं कि हम अपना जूम पैनल पे अटेंड करके उसको लीड लगाएं और ऑनलाइन सुनते रहें। लेकिन आज बहुत मुझे दुख है कि इतना अच्छा सेशन था और काफी लोगों ने इसे मिस किया है। तो उसके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कोशिश करें कि इस पैनल में जुड़े और सीखें। तो थैंक यू, प्लीज मेरी बात को माइंड मत कीजिएगा। हम एक फैमिली है, इसलिए मैंने इस फैमिली में इस चीज को शेयर किया है। और जितने लोग जुड़े हैं उन सबके लिए भी मेरा बहुत बहुत, आप सबको बहुत धन्यवाद कि आपने जुड़े और आपने सीखा। और सच में जो लोग जुड़े हैं उन्होंने इस चीज को महसूस किया हुआ कि आज एक अलग नॉलेज उन लोगों ने सीखी है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब ताली बजा के सबका वेलकम कर सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू सर, सच में बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सर, बहुत ही थैंक यू बढ़िया सर, सेशन था थैंक यू सर। मैम, थैंक यू थैंक यू। सो आपने मच सर, बहुत थैंक अच्छी यू। बात कही। ये हमारे ही थैंक लिए यू सीख सर। में कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है मैम, बहुत अच्छी बात थी आपकी। क्योंकि हमें इस तरह की बातें गाहे बगाहे हमारे सामने आनी चाहिए कि हम कितने अच्छे और कितने जबरदस्त प्लेटफॉर्म और कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं और कितना अच्छा हम काम कर रहे हैं इंसानियत के लिए और दुआओं का वाला काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक मौका होता है कि हम इस पैनल पर रहें और सीखें ताकि हम आगे अच्छा कर पाएं। बहुत अच्छी आपने बात की, बहुत जी शुक्रिया। सर, थैंक यू और सर, थैंक और यू। जैसा मैं अभी मेरा हैंड रेज हुआ है इसलिए कि मैं अपनी कुछ बात कह सकूं, तो इजाजत है पहले मैं ही अपनी बात कह दूं। प्लीज प्लीज सर, प्लीज। वेलकम हाँ, वेलकम तो सर। जैसे थैंक यू सर। जैसा हम सभी ने ही देखा और देख ही रहे हैं कि किस तरह से हमारे अजय सर जो है वो अपने सेशंस लेते हैं और हमें सिखाने का काम करते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और हमें इसका मान करते हुए और अपनी चीज़ों को यानी अपनी कमियों को भी हमें दुरुस्त करते हुए हमें अजय सर जैसे लीडर से और हमारे अपलाइन से सीखना चाहिए
और बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत सिंसियरिटी के साथ हमें ये पैनल ज्वाइन करना चाहिए और सीखना चाहिए। तो बहुत अच्छे आपके साथ सेशन रहे, जिस तरह से आपने ऑक्सीडेशन और रेडिएशन के बारे में, ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं हमारे जिस्म में, क्या नुकसान करते हैं ये, और इसका फिर इलाज क्या है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो वो क्या है। तो कुल मिला के यानी हमारे पास हर बीमारी का इलाज, मोस्टली बीमारियों का इलाज हमारे पास है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम इसको सीखें, समझें और फिर अपने मरीजों पर अप्लाई करें और उससे अच्छे रिजल्ट मिले, ताकि एक हमारी रिपुटेशन भी बने और लोगों को अवेयरनेस भी आए और लोगों को पता चले कि ये क्या चीज़ है, हम क्या चीज़ कर रहे हैं, कितना बड़ा कार्य हम कर रहे हैं। हालांकि इसमें सेहत और रोजगार यानी दोनों ही चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि जब सेहत होगी तो रोजगार होगा, तो सेहत भी होगी, और ऐसा हम ये मानते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास सेहत है तो पैसे नहीं है, और पैसा है तो सेहत नहीं है, लेकिन यहाँ दोनों चीज़ें हैं। यहाँ इनकम भी है, सेहत भी है, सक्सेस भी है और हैप्पीनेस भी है, तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इसलिए बहुत जिम्मेदारी के साथ हमें इस चीज़ को समझना और सीखना चाहिए। बहुत शुक्रिया अजय सर, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात को मैं कह पाया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच नावेद सर, आपके शब्दों के लिए। थैंक यू वेरी मच ज्योति जी, आपने बहुत अच्छे, आपका कंसर्न के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये सारे जितने भी हमारे मॉड्यूल्स हैं सब ऑनलाइन उपलब्ध होंगे और आप उनको यूट्यूब पर भी देख पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट हैंड रेस की तरफ हम लोग चलते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रिजवान सर से, आप अपने को अनम्यूट करें, अपनी शेयरिंग करें। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया इस पैनल पर। तो ज्योति मैम ने जैसा कि कहा, काफी लीडर्स हमारे बीच में नहीं है अभी, जो सेशन को नहीं सुन पाए या किसी कारण है, कुछ है उनका। तो कुछ लोग देश से बाहर हैं, अभी हमारे गोवा में हैं, कुछ मीटिंग चल रही है वहाँ पे भी। तो काफी लोग, मैं यहाँ पे एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप वीडियो को अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, उसका लिंक जरूर डालें व्हाट्सएप पे ग्रुप में, ताकि लोग वहां पर भी देख सके और उसका आनंद ले सके। अपना चैनल का जरूर यहाँ पे बताएं कि अजय चंद है चैनल का नाम, शायद अहमद यही है। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, सभी वहां पे वीडियोस देख सकते हैं। 6 के 6 मॉड्यूल पूरे हैं उस पर। मैं भी उसको देखता हूँ कि अभी जैसे मैम ने कहा था कि लीड लगा के जरूर सुने, तो मैंने आधे घंटे करीबन, मैं मोबाइल मेरे पास नहीं था, मैं लीड लगा के ही सुन रहा था। आधे घंटे में इसको देख रहा, फिर आधे घंटे में बिजी था थोड़ा सा, तो जिसमें मैं लीड लगा के आराम से सुन रहा था। ये मैम ने बहुत ही अच्छी बात कही थी। तो बात करें आज के सेशन की, तो काफी जबरदस्त रहा सेशन आज का, बहुत ही जबरदस्त था आपका। और कल का मैं सेशन की अगर बात करूँ, तो कल भी काफी आई थिंक बिजी रहेंगे। कल का सेशन जो कि ओपीपी सेशन मेरा है, और एलडीपी सेशन जो कि हमारे उमेश सर का है, आई थिंक वो बिजी रहे, शायद आ भी सकते हैं पैनल पे। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट ये करूंगा, कल की हो सकता है इमरजेंसी लैंडिंग रहे, तो सभी अपनी तैयारी कर सकते हैं, कोई ना कोई अपना सेशन यहाँ पर जरूर दे सकते हैं एलडीपी सेशन के लिए। और होस्टिंग जो कि हमारे फुरकान सर की रहेगी। सो थैंक यू, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू अजय सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच आपके शब्दों के लिए, आपके सुझावों के लिए। और नेक्स्ट हैंड रेस की तरफ हम चलते हैं। भाई विजय बीचन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। आपने मुझे बुलाया। और आज के सेशन के लिए मैं कहना चाहूँगा, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन था। और वो जानकारियाँ जो एक आम आदमी को नहीं होती हैं, वो हमें इसमें सीखने को मिली। तो ये बॉडी जब से हमारा इस संसार में आया है, हम खाते पीते रहते हैं और हमारा बॉडी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। बचपन में माँ बाप की निगरानी में, फिर हम जब स्वयं सियाने हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो हम उसको कैरी ऑन करते हैं, और फिर हमारी संतानें उसी तरीके से करती हैं। मगर उसके अंदर क्या चल रहा है बॉडी में, हमारी हमारी बॉडी की सेहत, हमारी जो एक सेल होती है उसकी सेहत, वो सेहतमंद है या नहीं है, इसकी जानकारी आपके इन मॉड्यूल्स के जरिए मिली। ये बहुत ही एक काबिल तारीफ
चीज रही और इन सेशंस के माध्यम से हम उन तमाम चीजों को सीख पाए और इन तमाम जानकारियों को हम आगे भी बढ़ाते रहें अपने डाउनलाइंस में, अपने जितने जानकार लोग हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो भी बीमारियां हमारे अंदर आ जाती हैं उनको निकालने का माध्यम प्लस उसकी रिपेयरिंग, उनको ठीक करना, ये भी तमाम प्रोवाइडेड है हमारे टियांस में। तो इसलिए मैं इस कंपनी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर से हमारे फाउंडर मिस्टर ली जिनयान का, जिन्होंने इस चीज़ की ज़रूरत समझी कि किस तरीके से मानवता को सेहतमंद बनाया जाए। तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू to giving me chance to share my views with all of you. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच भैया, और अच्छे शब्दों के लिए, ज्ञान के लिए। और डॉक्टर आरिफ खान सर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अजय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, राजा सर, तो बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपका। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इतने जूम बड़े पैनल पर, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वाकई में आज के सेशन की बात करते हैं तो मेरा नाम आरिफ खान जी, अलीगढ़ से हूँ मैं। और वाकई में आज के सेशन की बात करते हैं तो वाकई में हमारे गुरु और हमारे अपलाइन वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त। मैं क्या तारीफ़ करूं सर की, मैं बहुत कुछ सीखता भी हूं गुरु से, सर से, क्योंकि सर ने वो चीज़ें हमारे अंदर, हमारे बीच बताई हैं कि आजकल कोई पैसा खर्च करके भी इस चीज़ को नहीं बता सकता। वो नॉलेज, वो जानकारियाँ दी हैं सर ने कि वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ग्रेट, बहुत ही वंडरफुल नॉलेज सर ने दी। और सर के लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया सर। वाकई में जवाब नहीं आपकी नॉलेज का, आपके पास भंडार है और बहुत डीपली नॉलेज दी आपने। तो बस मैं इतना ही बोलूँगा, टाइम बहुत कम है। थैंक यू सो मच सर, राजा सर, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया पूरी टीम के लिए। थैंक यू वेरी मच आरिफ सर, थैंक यू सो मच आपके शब्दों के लिए। और 11:39 का समय हो गया है, और अगर कोई और लीडर कुछ भी शेयरिंग करना चाहते हैं या कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो अभी हैंड रेज कर सकते हैं, वरना हम समाप्त करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच लीडर्स वंस अगेन, और हम अपने सेशन को समाप्त कर